नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है एनएमआर सिंगल्स की संख्या। कोई भी कंपाउंड में एनएमआर सिंगल की संख्या कितनी होगी। अपने इससे पहले पढ़ा कि एनएमआर स्पेक्ट्रम कौन दर्शाते हैं। इसके लिए अपने पढ़ा किसी भी एटम में यदि प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर दोनों विषम संख्या में हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कोई एक या दोनों यदि विषम संख्या में है तो एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा। यदि दोनों ही सम संख्या में है तो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाएगा। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, सम है। न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 है, सम है। न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दिया करो तो ये दोनों ही सम है, नहीं दर्शाएगा एनएमआर स्पेक्ट्रम। इसमें प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, दोनों ही सम है, नहीं दर्शाएगा। इसमें प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन भी 10 है, तो ये भी नहीं दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन में प्रोटॉन 6 है, सम है, न्यूट्रॉन है, वो 12 में 6 के 6 है, सम है, तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन तो सम है लेकिन न्यूट्रॉन है वो विषम है, ये दर्शा देगा। इसी प्रकार फास्फोरस 15 है, इसमें दोनों ही विषम विषम है, तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा। इसी प्रकार से ये भी एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाएगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन विषम है। तो सबसे पहले तो अपने ये पढ़ा कि कौन एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाता है और कौन एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाता। तो दोबारा से सुने कि किसी नाभिक में यदि प्रोटॉन विषम हो तो एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन विषम हो तो भी एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों ही विषम हो तो भी एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाता है। या तो दोनों ही विषम हो या फिर कोई एक विषम हो तो एनएमआर स्पेक्ट्रम दर्शाता है। यदि दोनों ही सम हो तो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाता है, यानी प्रोटॉन भी सम हो न्यूट्रॉन भी सम हो तो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाता। तो ये बात तो ध्यान में आई, कौन दर्शाता है कौन नहीं दर्शाता। किसी कंपाउंड में कितने एनएमआर सिग्नल होंगे, इसके लिए आप ऐसे ध्यान रखो कि किसी कंपाउंड में जितने प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रकार के प्रोटॉन, जितने प्रकार के प्रोटॉन उतने ही प्रोटॉन, यहां पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन, जितने प्रकार के प्रोटॉन हैं उतने ही प्रकार के एनएमआर सिग्नल होंगे। यानी किसी कंपाउंड में जितने प्रकार के प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे, एनएमआर सिग्नल होंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, टाइप ऑफ प्रोटॉन, यानी जितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, टाइप ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू बराबर होंगे नंबर ऑफ सिग्नल। सिग्नल्स की संख्या जितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं उनके बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपने, जैसे मीथेन है तो ये सभी हाइड्रोजन एक जैसे ही है, तो एनएमआर सिग्नल की संख्या होगी यहाँ पर कि वो एक ही होगी। एथेन है तो जैसे ये हाइड्रोजन है वैसे ये हाइड्रोजन है। अब वैसे है कि नहीं है, उनका वातावरण देखो चारों तरफ का, उनके पड़ोसी देखो चारों तरफ के, पड़ोसी एक जैसे हैं तो इसका मतलब एक जैसी है। जैसे ये 3 हाइड्रोजन हैं, इनके पड़ोसी CH3 है और इन 3 हाइड्रोजनों का पड़ोसी भी CH3 है, तो पड़ोसी एक जैसा है, इसका मतलब इसके सिग्नल एक जैसे ही होंगे। इसी प्रकार से साइक्लोप्रोपेन है, उसके भी हाइड्रोजन एक जैसे ही है तो एनएमआर सिग्नल एक ही होगा। साइक्लोब्यूटेन है
तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्नल है, क्योंकि CH2 CH2 एक जैसे ही है, तो भी NMR सिग्नल क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पर NMR सिग्नल की संख्या एक है। जैसे एसीटोन है, वैसा का वैसा ही वातावरण है, तो NMR सिग्नल की संख्या क्या होगी, एक होगी। बेंजीन है, इसमें भी NMR सिग्नल क्या होगा, एक होगा। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग पाई जाती है, जिसके कारण ये फ्लिपिंग का अर्थ कभी ये नौका में बदलता है, कभी चेयर में बदलता है। इस फॉर्म को कहा जाता है चेयर फॉर्म, इसको कहा जाता है बोट फॉर्म। कभी ये चेयर में बदलता है, कभी बोट में बदलता है, तब इसमें NMR स्पेक्ट्रम एक होगा। लेकिन इसके लिए आप स्पेशल कंडीशन ध्यान रखना, यहां पर लिख देता हूं मैं, यदि ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाए, ताप कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, फ्लिपिंग बंद हो जाती है। ताप कम होने से फ्लिपिंग बंद हो जाती है। फ्लिपिंग बंद हो जाती है तो फिर दो प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। इसमें क्या होता है, चेयर बोट में बदलती है, बोट चेयर में बदलती है। एक्सियल हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में बदल जाते हैं और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एक्सियल में बदल जाते हैं। अब एक्सियल कौन सी होती है, इक्वेटोरियल कौन सी होती है, वो आगे बताएंगे अपने डायग्राम बनाकर, जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तब। तो एक्सियल इक्वेटोरियल चेंजिंग होती रहती है और ये फ्लिपिंग है वो तेजी से चलती रहती है, जिसके कारण एक्सियल व इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है उसका पृथक पृथक NMR स्पेक्ट्रम में नहीं आता है। लेकिन जब टेम्परेचर कम हो गया है, यानी कि टेम्परेचर माइनस में चला गया, माइनस में टेम्परेचर चला गया, यानी कि 0 से भी कम हो गया, तो फ्लिपिंग क्या होगी, बंद होगी, फ्लिपिंग क्लोज होगी। फ्लिपिंग बंद होने पर एक्सियल हाइड्रोजन और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन का NMR संकेत अलग अलग आता है। तो NMR संकेत की संख्या क्या हो जाती है, 2। तो ध्यान देना, साइक्लोहेक्सेन कमरे के ताप पर है तो NMR संकेत 1, और साइक्लोहेक्सेन यदि टेम्परेचर है वो कम हो गया है, कम हो गया है, यानी सर्दी ज़्यादा लगी, सर्दी ज़्यादा लगी तो चेयर बोट में बदलना भूल गई और बोट चेयर में बदलना भूल गई। सर्दी के अंदर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रह गई, तो एक्सियल व इक्वेटोरियल हाइड्रोजन का NMR संकेत होता है वो अलग अलग आ जाता है। अब देखो, व्हाट इज दिस, बताओ क्या है ये है जी साइक्लोहेक्सेन, यही है साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें इसको अब क्या कह दें, बेंजीन। अब इसको क्या कहें, टोलुइन। अब इसको क्या कह दें, अब इसके NMR संकेत कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, एक इसका और एक इसका, तो NMR संकेत आ जाएंगे इसके 2। तो ये जाइलीन है, कौन सी लीन है, ये जाइलीन है। तो जाइलीन के NMR स्पेक्ट्रम की संख्या क्या होती है, 2 कैसे हुए, एक इसका हुआ, एक कह दें इसके NMR स्पेक्ट्रम को, तो एक यहां पर भी तो हाइड्रोजन है, इस वाले को B कहें तो वैसा का वैसा ये है तो इसको भी B कहेंगे। ये CH3 है, वैसा का वैसा ये CH3 है तो इस वाले संकेत को A कहेंगे। तो ये वाला इसके HH नजदीक है तो इसकी HH नजदीक, इसको A कहा है तो इसको B कह देंगे। तो 2 ही प्रकार के NMR संकेत प्राप्त होंगे, यानी कि इसमें 2 ही प्रकार के हाइड्रोजन हैं। तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन
NMR संकेतों की संख्या उतनी ही। यहाँ पर 2 प्रकार के हाइड्रोजन है तो NMR संकेत 2, किसी में 3 प्रकार के हाइड्रोजन होते तो NMR संकेत 3, किसी में 4 प्रकार के हाइड्रोजन होते तो NMR संकेत 4, किसी में 5 प्रकार के हाइड्रोजन होते तो NMR संकेत 5, किसी में n प्रकार के हाइड्रोजन हैं तो नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स n होगी। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से क्या है। ये देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, लिखने वाले हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कितने NMR संकेत होंगे। देखो देखो जरा, ये बताओ क्या है ये। हाँ, कई बोल रहे हैं ये त्रिभुज है। हाँ, ये भी कई बोल रहे हैं समबाहु त्रिभुज है। और बोलो बोलो, हाँ कई बोल रहे हैं साइक्लो एक्स प्रोपेन है। ये साइक्लो प्रोपेन है। कौन सी एन है? साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन तभी है जब इस कोने पर भी 2 हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है। अब इसमें NMR संकेत की संख्या भी पड़ी, सभी हाइड्रोजन वैसे के वैसे हैं तो NMR संकेत की संख्या क्या है? 1 है। लेकिन अब क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटाकर मैंने यहाँ पर Cl जोड़ दिया तो ये बन गया साइक्लोप्रोपेन, नहीं बचा। अब इसके क्या कहेंगे? क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन कहेंगे। अब क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अब मैं इस हाइड्रोजन को क्या नाम दूं? इस हाइड्रोजन को मैं A कह दूं, इसका पड़ोसी क्लोरीन है तो इसका पड़ोसी भी क्लोरीन है तो इसको भी क्या कहना पड़ेगा? A कहना पड़ेगा। तो ये एक जैसे ही है, लेकिन ये अलग टाइप का हो गया। ये देखेगा कि इसका पड़ोसी हाइड्रोजन था और इसका पड़ोसी क्लोरीन है, इसका पड़ोसी हाइड्रोजन है, इसका पड़ोसी क्लोरीन है, तो अलग टाइप का हो गया ना। इसका पड़ोसी भी हाइड्रोजन है तो इसको मैं B कहूँ तो इसको भी क्या कहना पड़ेगा? B कहना पड़ेगा। ये और ये अलग अलग टाइप के हो गए। अब क्यों अलग हो गए? क्योंकि इसका पड़ोसी क्लोरीन निकला, इसका पड़ोसी भी क्लोरीन, लेकिन इसका पड़ोसी हाइड्रोजन है। इधर देखें तो हाइड्रोजन है, ऊपर देखें हाइड्रोजन है, इधर देखें भी तो हाइड्रोजन है, तो ये तो एक जैसे हैं। और ये अलग टाइप का हो गया क्योंकि इसके ऊपर देखें तो क्लोरीन है, इसके ऊपर देखें तो हाइड्रोजन है। तो ये कितने प्रकार का हो गया? C प्रकार का। तो कितने NMR सिग्नल आए? 3। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि NMR सिग्नल, पहले यदि क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन होता तो एक ही NMR सिग्नल आता, लेकिन यहाँ पर कितने आ गए? 3। अब आपको इसमें बताना है कितने NMR सिग्नल है। देखो और बताओ। अभी तक इसमें नंबर ऑफ NMR सिग्नल एक ही है, तो एक चेंजिंग करने के कारण नंबर ऑफ NMR सिग्नल कितने हो जाएंगे बताओ। ये CS3 बना दिया मैंने, ऊपर बैठा है CS3। अब देखो, इसको A कहूँ तो इसको भी A कहेंगे क्योंकि ये एक जैसी है। इसको B कहें तो इसको B कहेंगे, वैसी की वैसी बात है। इसका पड़ोसी CS3 है और इसका पड़ोसी भी CS3 है, इसका पड़ोसी हाइड्रोजन है, इसका पड़ोसी हाइड्रोजन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, लेकिन इसके ऊपर CS3 है। तो ये कौन से प्रकार का है? C प्रकार का। तो कितने NMR सिग्नल आएंगे? 3 या 4? 3 नहीं, ऊपर भी ये भी हाइड्रोजन है, इसका भी सिग्नल आएगा। तो ये 3 प्रकार के तो हो गए, एक ये चौथे प्रकार का हो गया। तो इसको क्या कह दूं मैं? D कह दूं। ये D प्रकार का हो गया। तो कितने NMR सिग्नल आए? 4 प्रकार के NMR सिग्नल आए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि नंबर ऑफ NMR सिग्नल यहाँ पर 4 हैं, 4 हैं, कैसे आए, क्यों है। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सबके ध्यान में आ गई होगी बात।
तो ये आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में आ गई कि किसी भी कंपाउंड में जितने प्रकार के NMR संकेत होंगे, कितने प्रकार के NMR संकेत होंगे, जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे, जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे। जैसे देखो कोई कहे कि इसमें कितने प्रकार के NMR संकेत है, तो आप कहोगे एक प्रकार का हाइड्रोजन ये है और दूसरे प्रकार के हाइड्रोजन ये है, क्योंकि इसका पड़ोसी ब्रोमीन है और इसका पड़ोसी तो CH2 है, उसके बाद में ब्रोमीन है, तो ये एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो ये इसको ए कहूँ मैं क्योंकि इसका पड़ोसी ब्रोमीन है, तो ये 3 हाइड्रोजन एक जैसी है लेकिन इनसे भिन्न है, तो इसको बी कह दिया। तो एक इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, तो कितने प्रकार के संकेत आएंगे, 2 प्रकार के। इसी प्रकार आप बताओ ये एल्कोहल है, व्हाट इज दिस, दिस इज एथिल अल्कोहल, इसका संकेत ये ए कहें तो ये बी कहेंगे, ये अलग ही प्रकार का है सी, तो NMR संकेत कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो किसी भी कंपाउंड में कितने प्रकार के NMR संकेत, जितने प्रकार के उसमें प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ NMR सिग्नल के बराबर होंगे। ये बात थी। इसके बाद में बात करेंगे अपने केमिकल शिफ्ट की।